आ जाओ अभी रिवाइज करते हैं। SRS 4410, सर SRS 4410 भी रिलेटेड सर्विस का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस 4410। इसमें काम क्या करते हैं, कंपाइलेशन एंगेजमेंट करते हैं। सर इसमें कोई एश्योरेंस देते क्या, ये भी नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इस पे भी कोई एश्योरेंस हम लोग नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। रिलेटेड सर्विस वाले दोनों स्टैंडर्ड पर कोई स्टैंडर्ड रिलेटेड सर्विस पे कोई भी एश्योरेंस अपन नहीं देते, ठीक है सर। तो अब सर SRS 4400 डील किससे करता है, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। सर फिर से सुनो, प्रैक्टिशनर, ये आपने प्रैक्टिशनर अलग से हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है प्रैक्टिशनर यूज हुआ है। और SRS 4400 में इसको भी आपने हाईलाइट करके दिया। सर हमको कुछ हाईलाइट नहीं करना होता है क्या, नहीं सर आपको नहीं हाईलाइट करना है। यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वहां पे ऑडिटर काम करता है, यहाँ पे प्रैक्टिशनर काम करता है, जो अपने स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। तो SRS 4410 डील करता है प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपको एंगेज किया गया। देखो कंपाइलेशन एंगेजमेंट में आप कुछ नहीं करते, मदद करते हो, असिस्ट करते हो। असिस्ट मतलब हेल्प करते हो किसकी, मैनेजमेंट की। किस चीज में सर, इन दी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को बना रहे हो, जो आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो उसमें आपकी मदद करेगा ये प्रैक्टिशनर। किस चीज में, कंपाइलेशन में मदद करेगा। विदाउट ऑब्टेनिंग एनी एश्योरेंस, इसमें कोई एश्योरेंस देना नहीं, कोई एश्योरेंस लेना नहीं। क्या नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, सिंपल सी बात है सर। अगर आपको कंपाइलेशन एंगेजमेंट कर रहे हो तो सर कंपाइलेशन एंगेजमेंट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो क्या, हाँ सर, नेसेसरी एडॉप्शन, नेसेसरी चेंजेस करके आप कर सकते हो, यही लिखा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं। SQC1 सबके ऊपर अप्लाई होता है, तो इस पर भी अप्लाई होगा सर, कोई बड़ी बात नहीं, सारे स्टैंडर्ड्स पर SQC1 अप्लाई होता है। SQC1 का नाम आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो आप जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपाइल करते हो वो वेरियस पर्पस के लिए यूज करी जा सकती है सर। मतलब आप किस किस पर्पस के लिए कंपाइलेशन एंगेजमेंट कर सकते हो, ये है। आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट करते हो, आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करते हो, तो सर फॉर वेरियस पर्पसेस। तो क्या क्या पर्पस हो सकते हैं ये बताइए। एक तो जो अपना मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना। देखो हम लोग को मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना है, हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, हर साल अपने को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो मैंडेटरी उसको अगर कंप्लाई करना है मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को, तो अपना क्या होगा, कंपाइलेशन एंगेजमेंट की आप सहायता ले सकते हो। मतलब जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट आपने किया है उसका पहला पर्पस, आप कंपाइलेशन क्यों कर रहे हो कि सर अगर अपने को मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है तो पहले तो सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक पर्पस ये हो गया। दूसरा पर्पस, फॉर पर्पस अनरिलेटेड टू मैंडेटरी, ये मैंडेटरी वालों को छोड़ के वाले पर्पस है, ये वाले नीचे जो दिए गए 1 2 3। पहला क्या है सर, मैनेजमेंट और TCWG आपको कंपाइल करवा रहा है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्यों, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए, प्रिपेयर्ड फॉर दी पर्टिकुलर पर्पस। जैसे कि उनको प्रिपेयर करानी है कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल यूज, उनके इंटरनल यूज के लिए चाहिए, तो कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद में पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडरटेकन फॉर एक्सटर्नल पार्टीज। अगर कोई एक्सटर्नल पार्टीज फॉर एग्जांपल बैंक मांगता है किसी एग्रीमेंट या किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, या कोई भी एक्सटर्नल पार्टी मांगे किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के तहत, तो आप कंपाइल्ड करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करोगे, हाँ जी सर। तो और क्या पर्पज हो सकता है, फॉर ट्रांजेक्शनल पर्पज। ट्रांजेक्शनल पर्पज मतलब सर अगर कोई मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, तो आपको अलग तरह से कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो उसमें आप असिस्टेंस ले सकते हो, किसका सर, असिस्टेंस ले सकते हो प्रैक्टिशनर का, जो आपको असिस्ट करेगा इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पर उस पर वो कोई एश्योरेंस नहीं देगा। स्कोप बताओ क्या क्या चीजें कवर होती है कंपाइलेशन एंगेजमेंट में, क्या क्या चीजें हम देखते हैं सर। स्कोप है ना, वो एंगेजमेंट के हिसाब से होता है, जो एंगेजमेंट के सर्कमस्टेंसेस होता है उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं स्कोप। प्राइमरी फोकस हमारा बस एक ही चीज का है कि असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे मैनेजमेंट को, TCWG को, किस चीज में, इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट ही रिटेन करेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने की जिम्मेदारी किसकी, मैनेजमेंट की। सर रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग अप्लाइंग जजमेंट्स, कौन से जजमेंट्स लगाने हैं, कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज लगानी है, क्या कैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने हैं, मेकिंग रीजनेबल एस्टिमेट्स, ये सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट आपकी है, हमारी नहीं है। और डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सुनो सर, आपको पता है एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, एक स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, और स्पेशल पर्पस में भी बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। जो हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए। तो मतलब जो भी FRF आपको यूज कर सकते हो इन दी कंपाइलेशन, जो भी अप्लाई हो रहा है, देखो डिफरेंट FRF कैन बी यूज टू प्रिपेयर इन प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आप कंपाइलेशन में हेल्प करने जा रहे हो, जो भी फाइनेंशियल देखो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा लगेगा ये डिसाइड मैनेजमेंट करेगा, आप क्या करने जा रहे हो, कंपाइलेशन। तो कोई सा भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करेगा,
भाई साहब वो उनका हेडेक। अगर कोई सा भी आपको बोला इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको कंपाइलेशन करना है, आपको आता है तो आप कंपाइल करके दो ना, क्या दिक्कत है। तो जो एफआरएफ आपने अडॉप्ट किया विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एंटिटी और इंटेंडेड यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन। आप क्या उनका किस, ये जो आप प्रिपेयर कर ले हो फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये किस यूज का यूजर कौन है उसके हिसाब से अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिसाइड होता है। ये डिसाइड भी मैनेजमेंट करेगा, प्रैक्टिशनर को कुछ नहीं करना है। एथिकल रिक्वायरमेंट, सुनो सर, सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल करनी है, पर इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट कंपाइलेशन एंगेजमेंट में नहीं लगेगी। क्या इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट डज नॉट अप्लाई। भाई साहब यहाँ इंडिपेंडेंस की क्या जरूरत है, हम तो आपकी मदद करने आ रहे हैं, हमको ये ऑडिट करने आए क्या, कोई रिव्यू करने आए क्या, यहाँ कुछ नहीं करके आए। ये इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट हम पर अप्लाई नहीं होगी अगर कोई लॉ या रेगुलेशन में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। देखो इस स्टैंडर्ड ने तो साफ साफ मना कर दिया। क्या मना किया सर, इस स्टैंडर्ड ने साफ साफ मना कर दिया कि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट आपको अप्लाई नहीं होगी कंपाइलेशन एंगेजमेंट को। पर किसी लॉ के अंदर, किसी रेगुलेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या डिस्क्लोजर अगर दिया हुआ है इंडिपेंडेंस के हिसाब से, तो वो आप फॉलो करना, ये स्टैंडर्ड ने आपको फ्री किया हुआ है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो या कंटिन्यू करते हो एंगेजमेंट, तो तब तक प्रैक्टिशनर एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक प्रैक्टिशनर और मैनेजमेंट इन सारी चीजों पर जो नीचे दी गई है उस पर एग्री कर चुके हैं, उसके ऊपर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मतलब जो अपना एंगेजमेंट हो चुका है, मतलब एग्रीमेंट हो चुका है, मतलब हमने सारे इन 5-6 मैटर्स पर हमारे सहमति बन चुकी है, हम एग्री कर चुके हैं। अगर आपके ये मैटर्स पर आप अभी तक एग्री नहीं किया तो आप प्रैक्टिशनर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए एंगेजमेंट। यूज क्या है भाई साहब, आप जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कर रहे हो उसका इंटेंडेड यूज क्या है। ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाओगे उसको डिस्ट्रीब्यूट किस किस को करोगे, कोई रिस्ट्रिक्शन है तो ये बताओ। आइडेंटिफाई करो कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। अरे भाई साहब आप उसकी मदद तब करोगे ना जब आपको पता होगा कौन सा एफआरएफ के हिसाब से कंपाइलेशन करना है, तो पहले आइडेंटिफाई कर लो, बाद में बैठ के लड़ोगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है कंपाइलेशन एंगेजमेंट का, क्या मकसद है, क्या क्या चीजें कवर करनी है इस कंपाइलेशन एंगेजमेंट में, ये सारी चीजें आप पहले ही डिस्कस कर लो। अगर ये सारी चीजों पर आपकी सहमति पहले नहीं बनी है तो प्रैक्टिशनर शेल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। किस फॉर्म में और क्या कंटेंट होगा प्रैक्टिशनर रिपोर्ट का वो भी आप पहले ही डिस्कस करके एग्री कर लो। प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही डिस्कस कर लो। और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट तो ये साफ साफ लिख दिए कि भाई साहब प्रिपेयर और प्रेजेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो आपको ही करना है, हम तो असिस्टेंस करने आए हैं। इंटरनल कंट्रोल, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। डीम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस ऑफ डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी आपकी जिम्मेदारी। एक्यूरेसी, देखो जो आपने रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन या अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया उसकी एक्यूरेसी, उसकी कंप्लीटनेस की मतलब पूरा पूरा आपने प्रोवाइड किया है और सही एक्यूरेसी मतलब सही आपने प्रोवाइड किया, इसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट आपकी है, हमारी कोई नहीं है। कोई भी जजमेंट जिसकी वजह जो जरूरी है इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट की है, हमारी नहीं है। तो सर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की। डिम ऑफ इंटरनल कंट्रोल मतलब डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन और अदर इंफॉर्मेशन किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की। कोई भी जजमेंट अगर चाहिए जिससे आप प्रिपेयर करोगे, प्रेजेंट करोगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की। अब आप जब परफॉर्म कर रहे हो कंपाइलेशन एंगेजमेंट, अगर कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करेंगे। अगर जब आप परफॉर्म कर रहे हो कंपाइलेशन एंगेजमेंट, ये 3 चीज आप डॉक्यूमेंट कर लेना। कोई सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हो गया ड्यूरिंग द कंपाइलेशन एंगेजमेंट और उस मैटर को आपने कैसे एड्रेस किया, आप डॉक्यूमेंट कर लेना। आप एक चीज का रिकॉर्ड रखना कि ये कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे रिकंसाइल करती है, कैसे मैच होती है जो अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट है और एक्सप्लेनेशन है उससे। एक फाइनल वर्जन जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एंड प्रैक्टिशनर, यहाँ एंड लिख लेना, जो प्रैक्टिशनर रिपोर्ट है उसका फाइनल वर्जन भी आप डॉक्यूमेंट कर लेना। सर सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हो रहे हैं ड्यूरिंग द कंपाइलेशन एंगेजमेंट और आपने ये मैटर कैसे एड्रेस किया, किसने एड्रेस किया, प्रैक्टिशनर ने किया ना, तो डॉक्यूमेंट कर लो। रिकॉर्ड ऑफ हाउ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकंसाइल करता है किससे, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन से। और जो फाइनल वर्जन का है कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का और प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, उसको भी डॉक्यूमेंट कर लेना मेरे भाई। अब सर सुनाओ कहानी कि कैसे परफॉर्म करेंगे एंगेजमेंट। प्रैक्टिशनर ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग मैटर, किस किस चीज मैटर की अंडरस्टैंडिंग लेगा, एंटिटी के धंधे के बारे में। भाई साहब आप जा रहे हो परफॉर्म करने, कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म करने जा रहे हो, तो आपको समझ होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन 2 मैटर्स की। मतलब कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आप पर अप्लाई होगा, एंटिटी का बिजनेस क्या है, एंटिटी का ऑपरेशन क्या है, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीज की समझ होगी तभी तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट करेगा ना मेरे भाई। हाँ ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी का धंधा, उसके ऑपरेशन कैसा, अकाउंटिंग सिस्टम है, क्या क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उसने मेंटेन किए, कौन सा एप्लीकेबल एफआरएफ है, तो अब क्या करेगा, कंपाइल करना है, मेरी तरफ देख रहा है क्या करेगा। प्रैक्टिशनर कंपाइल करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कैसे, जो रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, एक्सप्लेनेशन है, अदर इंफॉर्मेशन है, उन सबको यूज करके कंपाइल कर।
अगर प्रैक्टिशनर फिर क्या करता है, ऐसा डिस्कस करेगा, अगर किसी भी सिग्निफिकेंट जजमेंट पर प्रैक्टिशनर ने असिस्टेंस प्रोवाइड किया है तो प्रैक्टिशनर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ। सुनो, कंप्लीट होने से पहले, मतलब प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द कंपाइलेशन एंगेजमेंट, क्या सर प्रैक्टिशनर रीड करेगा कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर उसने कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना ली तो वो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो रीड करेगा इन द लाइट ऑफ, मतलब उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। क्या चीजें ध्यान रखते हुए सर? इन द लाइट ऑफ प्रैक्टिशनर की अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिशनर की समझ एंटिटी के बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में, बिजनेस के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में, अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में। ऐसे ही लिखा, देख लो। उसके बाद में आपको अगर कोई रिकॉर्ड्स, एक्सप्लेनेशन, अदर इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट जजमेंट जो भी कुछ प्रोवाइड किया है, मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया और वो इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है और अनसेटिस्फैक्टरी है, सुनो ना सर, इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है या अनसेटिस्फैक्टरी है, जो रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन या अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो इनकम्प्लीट है, सही नहीं है और सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो प्रैक्टिशनर उनका ध्यान लेके आएगा। ए मैनेजमेंट इधर देख, क्या प्रैक्टिशनर शेल ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट, और उनसे रिक्वेस्ट करेगा भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे और करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दे। अगर प्रैक्टिशनर कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है कंपाइलेशन एंगेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो प्रोवाइड किया है, मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड, मैनेजमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर पाया क्या, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, तो प्रैक्टिशनर विड्रॉ करेगा एंगेजमेंट से, घर जाएगा, मैनेजमेंट को बता के जाएगा, क्या, इन्फॉर्म मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी ऑफ द रीजंस फॉर विड्रॉइंग। अगर प्रैक्टिशनर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट पता चलता है कि ये कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डज नॉट एडिक्वेटली रिफर या डिस्क्राइब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रेफर नहीं करता फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को, वो डिस्क्राइब नहीं करता फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को, जो अमेंडमेंट किए हैं कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में वो मटेरियली मिस स्टेटेड है, मतलब जो अमेंडमेंट चाहिए। सर देखो अभी क्या है, वापस से बताता हूं, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसके हिसाब से बननी चाहिए, एफआरएफ के हिसाब से बननी चाहिए। तो प्रैक्टिशनर जब काम कर रहा था, ये प्रैक्टिशनर बिकम अवेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एंगेजमेंट, उसको पता चलता है ये कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेफर ही नहीं कर रही जो एप्लीकेबल एफआरएफ है, या उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही है, तो सर क्या करेंगे बाद में देखेंगे। अमेंडमेंट्स चाहिए सीएफआई में, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मटेरियली मिसस्टेटेड ना हो, मतलब उसमें गलती ना हो, और कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग ना हो, तो उसको ये साथ पता चलता है कि ये मिसलीडिंग है, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है, अमेंडमेंट चाहिए और ये एडिक्वेटली रेफर नहीं करता, तो वो क्या करेगा सर, प्रपोज करेगा अमेंडमेंट। प्रैक्टिशनर क्या करेगा, प्रपोज करेगा अमेंडमेंट्स मैनेजमेंट को। अगर प्रैक्टिशनर को पता चलता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट कि ये कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेफर नहीं करता है एप्लीकेबल एफआरएफ को, अमेंडमेंट चाहिए जिसकी वजह से ये मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं हो, और कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है, तो प्रपोज करेगा अमेंडमेंट। और अगर ये चेंज करोगे तो मतलब सुनो सर, प्रैक्टिशनर अमेंडमेंट प्रपोज कर देगा, इतना तो अपने को समझ में आया। अब एक बात बताओ, एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से नहीं है, वो रेफर नहीं करता, तो अमेंडमेंट करके रेफर करा दो। अमेंडमेंट चाहिए तो कर दो ना अमेंडमेंट, मिसलीडिंग है तो ऐसे अमेंडमेंट करो ना जिसकी वजह से ये नॉट मिसलीडिंग हो जाए। तो ये सारी चीजें क्या है, उसमें अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स प्रपोज कर देगा। पर मैनेजमेंट नहीं माना, नहीं करता है प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स और विड्रॉ, तो अगर मतलब नहीं करता है प्रपोज्ड अमेंडमेंट तो विड्रॉ कर लेगा प्रैक्टिशनर, और जाते जाते बता के जाएगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को कारण फॉर विड्रॉइंग, कारण मतलब रीजन फॉर विड्रॉइंग। और अगर विड्रॉल करता है एंगेजमेंट से, अगर विड्रॉल पॉसिबल ही नहीं है तो अपने लीगल और प्रोफेशनल जिम्मेदारियां क्या उस पर अप्लाई होती है वो डिटरमाइन कर लेना। एक एक्नॉलेजमेंट ले लेना मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के भाई की, ये जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना भाई साहब, ये कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की है। इस चीज की एक एक्नॉलेजमेंट ले लेना। अब प्रैक्टिशनर रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट में रिपोर्ट की टाइटल किसको एड्रेस किया है, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को। एक स्टेटमेंट डालेंगे कि प्रैक्टिशनर ने कंपाइल्ड किया है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया मैनेजमेंट ने, डिस्क्राइब कर देगा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की रेस्पॉन्सिबिलिटी कर देगा। एक स्टेटमेंट डालेगा कि कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमने की है, प्रैक्टिशनर ने कंपाइल किया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे, जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है। अगर डिस्क्राइब कर दिया रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की, तो तेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बे प्रैक्टिशनर, है ना, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्क्राइब कर। पॉइंट नंबर जी, आइडेंटिफाई कर लेना एप्लीकेबल एफआरएफ जिसके हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जिसके हिसाब से ये कंपाइलेशन होगा। आइडेंटिफाई कर लेना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन दे देना
कि प्रैक्टिशनर इज नॉट रिक्वायर्ड, किस क्या नहीं रिक्वायर्ड, कि वो वेरीफाई नहीं करेगा एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया, जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किया, मैनेजमेंट ने जो प्रोवाइड किया उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को वो वेरीफाई नहीं करेगा, इज नॉट रिक्वायर्ड, उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में ये आपको नहीं करना होता। वो पी कोई एक्सप्रेस नहीं करेगा ऑडिट ओपिनियन और रिव्यू कंक्लूजन्स। अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो उसने प्रिपेयर की है वो स्पेशल पर्पस यूजिंग स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से की है, मतलब किसी स्पेसिफिक यूजर्स की नीड्स के हिसाब से, ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनी है, तो वो पर्पस क्या है, स्पेशल पर्पस। तो कौन सा पर्पस है भाई साहब, वो डिस्क्राइब कर दो, डिस्क्राइब दी पर्पस फॉर विच द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड, और एक ये फैक्ट डाल देना कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर किसके हिसाब से हुई है, एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से हुई है, और ये इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है। डेट डाल देना, सिग्नेचर कर देना और प्लेस ऑफ सिग्नेचर बता देना। SRS 4410 का रिवीजन भी खत्म।